हवाई अड्डे पर काइल अपनी बेटी जूलिया को खो देती है। वह घबरा जाती है। वह अजनबियों, कपल्स, विदेशियों को देखती है, लेकिन कहीं पर भी जूलिया दिखाई नहीं देती। वह फिर से मुड़ती है। जूलिया एक अलग स्टैंड पर खड़ी होती है। गुस्से भरे लहजे में वह उसे सलाह देती है कि उसकी आज्ञा के बिना इधर उधर न घूम। जूलिया जल्द ही एक जहाज में सवार होंगे जिसे काइल ने डिजाइन करने में मदद की थी। जूलिया अपनी माँ काइल के साथ सीट पर बैठी होती है। तभी काइल की आंख लग जाती है और जूलिया अपनी सीट से गायब हो जाती है। आखिर क्या हुआ जूलिया के साथ? कौन था जो ये सब कर रहा था? क्या काइल अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी? आओ शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि काइल प्रैट के लिए यह एक कठिन रात है। काइल एक अमेरिकी विमान इंजीनियर है जो हाल ही में बर्लिन में अपने पति की मृत्यु से विधवा हो गई है। उसे अपने पति के शव को अपनी 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अमेरिका ले जाना है। अपनी चिंता से निपटने के लिए काइल अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई लेती है। अगली सुबह बाहर बर्फबारी हो रही है। एक टैक्सी उन्हें हवाई अड्डे पर ले जाने के लिए इंतजार कर रही है। हवाई अड्डे पर काइल जूलिया को खो देती है। वह घबरा जाती है। वह अजनबियों, कपल्स, विदेशियों को देखती है, लेकिन कहीं पर भी जूलिया दिखाई नहीं देती। वह फिर से मुड़ती है। जूलिया एक अलग स्टैंड पर खड़ी होती है। गुस्से भरे लहजे में वह उसे सलाह देती है कि उसकी आज्ञा के बिना इधर उधर न घूम। काइल और जूलिया जल्द ही एक जहाज में सवार होंगे जिसे काइल ने डिजाइन करने में मदद की थी। वे जूलिया की खिड़की से बाहर देखने वाले पहले यात्री है। फिर वह अपनी सांस से उस खिड़की को भाप से भर देती है और अपनी उंगली से भाप में एक छोटा सा दिल बना लेती है, एक छोटा सा अनाड़ी सा दिल। फिर काइल सो जाती है। अपनी नींद से जागते हुए उसे पता चलता है कि जूलिया अपनी सीट से गायब हो गई है। काइल अन्य सभी यात्रियों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी यात्री को कुछ याद नहीं होता। एक फ्लाइट अटेंडेंट काइल को कहती है कि जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल उसे ढूंढने की कोशिश करते हुए गलियारे से नीचे चली जाती है, लेकिन अभी भी जूलिया का कोई संकेत नहीं है। काइल एक बेचैनी के साथ देखना जारी रखती है। वह उस जगह को फिर से जांच करती है जहां वे सो गए थे। वह उस कंबल के नीचे देखती है और एक हाथ वाला भालू पाती है, लेकिन वहां जूलिया नहीं। जूलिया अपने भालू के बिना कहीं नहीं जाएगी। फिर वह जूलिया को खोजने में मदद के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट स्टेफनी से संपर्क करती है। स्टेफनी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और एक लापता बच्चे की घोषणा करती है। हालांकि काइल जूलिया का बोर्डिंग पास नहीं ढूंढ पाती है और उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का बैग ओवरहेड बिन से गायब है, जो कि असंभव है क्योंकि जूलिया खुद यहां तक नहीं पहुंच सकती। वह इतनी लंबी नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए एक स्काई मार्शल जीन कार्सन उस पर नजर रखना शुरू कर देता है, जबकि वह अपनी बेटी की तलाश कर रही होती है। काइल अपनी बेटी की खोज में शामिल होने के लिए कैप्टन मार्कस रिच से मिलने की मांग करती है। यह सुनकर कि उसकी बेटी के उड़ान भरने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैप्टन पूछता है कि क्या काइल अभी कोई दवा ले रही है। काइल कहती है कि वह अपने पति की मौत के कारण होने वाली चिंता से निपटने के लिए नींद की गोलियां ले रही थी। काइल ने आगे बताया कि उसके पति की 6 दिन पहले छत से गिरकर मौत हो गई थी, जिसे वह आत्महत्या मानने से इनकार करती है। कैप्टन और अन्य क्रू मेंबर्स को शक है कि काइल अपने पति की मौत से विचलित हो गई है और उसने अपनी बेटी को जहाज पर लाने की कल्पना की है। काइल जूलिया को खोजने पर पूरा जोर लगाती है। कैप्टन रिच क्रू मेंबर्स को पूरी तरह से खोज करने का आदेश देते हैं। केबिन में लाइटें चालू कर दी जाती है। सभी यात्रियों को अपनी सीट न छोड़ने की घोषणा की जाती है। स्टेफनी एवियोनिक्स सेक्शन में जाती है, चारों ओर देखती है, लेकिन अभी भी 4 साल की कोई लड़की नहीं है। जब प्रैट खोज में व्यस्त होता है तो उसे एक मिस्री दिखाई देता है। वह उससे भिड़ जाती है क्योंकि वह उसे कहीं से पहचान लेती है। वह याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग अभी बहुत उलझा हुआ है। फिर काइल कैप्टन से जूलिया और कार्गो होल्ड की तलाश करने के लिए कहता है। कैप्टन रिच इसकी अनुमति नहीं देते हैं और गुस्से में कहते हैं कि इस फ्लाइट में सैकड़ों यात्री है जिन पर इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी फ्लाइट अटेंडेंट एक बच्चे की तलाश में व्यस्त है, जिसके बारे में उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि वह भी कभी फ्लाइट में था। वह फिर मिस्र के व्यक्ति के पास जाती है। वह उस व्यक्ति पर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाती है, क्योंकि उसे अब याद आता है कि उसने उसे कल रात अपनी बेटी के बेडरूम में घूरते हुए देखा था। उस व्यक्ति पर आरोप लगाए जाने से वह परेशान है। फिर वह उस होटल की रसीद दिखाता है जहां वह रहता था, जो उसके अपार्टमेंट के पास कहीं नहीं है। काइल उस व्यक्ति को कबूल करने के लिए मजबूर करती है। वे लड़ते हैं। कार्सन, जो उसके व्यवहार से तंग आ चुका है, कहता है कि उसके पति की मौत अब अधिक समझ में आती है। काइल के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद वह भी कूदने के लिए तैयार है। कुछ समय बाद
कैप्टन मार्कस को बर्लिन के अस्पताल से एक तार मिलता है जिसमें कहा गया है कि जूलिया अपने पिता के साथ थी जब वह छत से गिर गया और आंतरिक चोटों से उसकी भी मृत्यु होगा। अब क्रू मेंबर्स का मानना है कि वह भ्रम में है। काइल ने गुस्से से इनकार कर दिया। उसे पूरा यकीन है कि जूलिया अभी भी जिंदा है और अभी भी जहाज में है। कार्सन को अब लगता है कि काइल की कहानी एक खतरा है, इसलिए वह उसे हथकड़ी लगाता है और उसे उसकी सीट पर बैठाए रखता है। एक चिकित्सक लिसा उसके पास आती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, जिससे काइल को अपनी मानसिक स्थिति पर शक होता है। वह अब अपनी बेटी की मौत को स्वीकार करने लगती है। हालांकि वह तब नोटिस करती है कि जूलिया ने अपनी सीट के बगल वाली खिड़की पर पहले जो दिल बनाया था वह असली है। काइल को धीरे धीरे यकीन हो जाता है कि कुछ अजीब चल रहा है। फिर वह चिकित्सक को बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए मना लेती है। ऐसा करने के बजाय वह ऊपरी डिब्बे में चढ़ जाती है और ऑक्सीजन मास्क लगाकर विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाती है और लाइटिंग को बंद करती है। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स घबरा जाते हैं, लेकिन कार्सन को पता चलता है कि इसके पीछे काइल ही है। वह इस अव्यवस्था का इस्तेमाल करके एक डम वेटर को निचले फ्रेट डेक पर ले जाती है। उसे वहां अपने पति का ताबूत मिलता है। वह डेविड के ताबूत को खोलती है। उसे शक होता है कि जूलिया अंदर है, लेकिन उसे केवल अपने पति का शव मिलता है और कुछ नहीं। कार्सन उसे ढूंढता है, उसे हथकड़ी पहनाता है और वापस ले जाता है, यह घोषणा करते हुए कि उड़ान गूंज बे हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रही है, जहां उसे हिरासत में लिया जाएगा। जैसे ही उसे उसकी सीट पर ले जाया जाता है, यात्रियों में से एक ताली बजाना शुरू कर देता है। तालियां बजती है, डेक भर जाता है। मिस्री सहित कुछ अन्य लोग उसे घूर रहे हैं। काइल पिछली लाइन में पहुंचती है, जहां वह रुकती है और वहीं बैठ जाती है। काइल कार्सन से आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि उसे उतरने पर विमान की तलाशी लेने की अनुमति दे। कार्सन एक पल के लिए विचार करता है, फिर कप्तान से बात करने का फैसला करता है। हालांकि कप्तान से बात करने के बजाय वह फ्रेट डेक पर छिप जाता है। वहां वह डेविड के ताबूत में छिपे 2 विस्फोटक और एक डेटोनेटर निकालता है। फिर वह एवियोनिक्स सेक्शन में चढ़ जाता है और विस्फोटकों को प्लेटफॉर्म के किनारे लगा देता है, जिससे जूलिया दिखाई देती है जो सो रही है। इस बिंदु पर यह पता चलता है कि कार्सन इस सब के पीछे मास्टरमाइंड है। कार्सन और स्टेफनी ने $50 मिलियन की फिरौती के लिए विमान को हाईजैक करने और काइल को फंसाने की साजिश रची है। क्योंकि विमान के बारे में काइल को जानकारी थी, उन्होंने काइल को उस ताबूत को खोलने के लिए मजबूर करने के लिए जूलिया का अपहरण कर लिया, जहां उसने विस्फोटक और डेटोनेटर रखे। कार्सन कैप्टन को बताता है कि काइल एक अपहरण करता है और वह विमान को तब तक उड़ाने की योजना बना रही है जब तक एयरलाइन $50 मिलियन उसके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं कर दे। कार्सन फिर घबराया हुआ स्टेफनी को बताता है कि वह विमान को उड़ाए रखे बेहोश जूलिया को मार डालने का प्लान है और काइल को उसके हाथ में डेटोनेटर के साथ छोड़ देता है। काइल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था। वह बेचैनी से खिड़की से बाहर देखती है, क्योंकि विमान उतरने वाला होता है। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण अन्य यात्री भ्रमित होते हैं। उतरने के बाद यात्री विमान से बाहर निकलते हैं। जैसे ही कप्तान जा रहा होता है, काइल कप्तान से भिड़ जाती है, जो गुस्से में कहता है कि फिरौती का भुगतान हो चुका है। काइल इस बात से भ्रमित हो जाती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि यह सब कार्सन का काम है। वह इस स्थिति का उपयोग सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के लिए करता है और ऐसा दिखाता है कि काइल एक आतंकवादी है। इस सच्चाई को समझते हुए काइल अपहरणकर्ता की भूमिका का लाभ उठाने का फैसला करती है। कार्सन को जहाज पर रहने और क्रू मेंबर्स को छोड़ने का आदेश देती है। कार्सन हिचकिचाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अगर वह मना करता है तो यह देखा जाएगा कि यह सब नाटक उसका है। जैसे ही विमान का दरवाजा बंद होता है, काइल एक अग्निशामक यंत्र से कार्सन को बेहोश कर देती है, उसे एक रेलिंग से हथकड़ी लगा देती है और उसकी जेब से डेटोनेटर निकाल लेती है। स्टेफनी बाहर आती है। कार्सन को होश आ जाता है। वह काइल का पीछा करता है, तब तक गोली चलाता है जब तक कि वह खुद को कॉकपिट में बंद नहीं कर लेती। वह विमान के अटारी का एक दरवाजा खोलती है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए एक बिनर बाहर फेंकती है। कार्सन ऊपर की मंजिल पर धमाका सुनता है और चला जाता है। काइल बाहर निकलती है और स्टेफनी से मिलती है, जो इस प्लान में शामिल थी। काइल उसे मुक्का मारती है, जो घबरा जाती है और तुरंत विमान से भाग जाती है। काइल अपनी बेटी को एवियोनिक्स में ढूंढना जारी रखती है और वह जूलिया को वहां बेहोश पाती है। वह तुरंत उसे गले लगाती है और उसे ले जाती है। कार्सन जल्द ही उसका पीछा करता है और ढूंढते समय यह बताता है कि उसने विस्फोटकों को अपने ताबूत में तस्करी करने के लिए उसके पति की हत्या कर दी, यह जानते हुए कि इसे चेक पॉइंट पर स्कैन नहीं किया जाएगा। काइल तुरंत जूलिया को डेटोनेटर के साथ विमान के गैरदहनशील छेद में ले जाती है।
कार्सन उस पर गोली चलाता है क्योंकि वह दरवाजा बंद करती है। छेद की गैर दहनशील दीवारों की रक्षा के लिए वह विस्फोटकों को विस्फोटित करती है, जिससे विमान में विस्फोट होता है, जिससे कार्सन की मौत हो जाती है। यात्री और चालक दल सदमे में विस्फोट देखते हैं। एक पल बाद काइल अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है। जैसे ही काइल अपनी बेटी को टरमैक पर ले जाती है, सभी यात्री यह जानकर चौंक जाते हैं कि वह पूरे समय सच बोल रही थी। अगली सुबह एयरपोर्ट टर्मिनल पर कैप्टन रिच काइल के पास आता है और अपने संदेह के लिए उससे माफी मांगता है। स्टेफनी को FBI हथकड़ी में ले जाती है, जहां एक एजेंट उन्हें बताता है कि बर्लिन के शवगृह निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। काइल जूलिया को यात्रियों की भीड़ के बीच से ले जाती है, जिन्हें सच्चाई का एहसास होता है। सभी लोग हैरान हैं और कुछ हद तक उस पर विश्वास न करने के लिए अपनी बेटी को वैन में डालकर उन्हें ले जाने से पहले जूलिया जागती है और नींद में पूछती है, क्या हम अभी तक वहां पहुंचे हैं? जैसे ही वे जाने के लिए तैयार होते हैं, अंतिम दृश्य में मिस्र के यात्री को सम्मान और क्षमा के कार्य के रूप में उसका बैग उठाने में मदद करते हुए दिखाया जाता है। यही फिल्म फ्लाइट प्लान का अंत है। अगर आप भी अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।